अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ क्या है, इसका मकसद ये है कि एक फ्रेशर है या कोई भी जॉब स्टूडेंट हासिल कर रहा है तो किस तरह से वो कर सकता है और उसकी तैयारी उसको कैसे करनी चाहिए, किन किन डिमेंशंस को कवर करना चाहिए। एक स्टूडेंट है वो चाहे जिस मर्ज़ी डिपार्टमेंट से हो, फील्ड से हो, तो किसी भी जॉब को क्या करना है, एक्वायर करने के लिए उसे इन तमाम डिमेंशंस को रेडी करना पड़ता है। फिर ही वो क्या कर सकता है, कोई भी वो टेस्ट वगैरह क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है या मेरिट पर आ सकता है। तो वैसे तो बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, MCQs बेस्ड मॉडल पेपर होते हैं, लेकिन उनको अगर हम कवर कर भी लें या एक स्टूडेंट कवर कर भी लेता है तो वो रैंडमली वो MCQs होते हैं, तो एक अच्छे टॉपिक को वो क्लियर नहीं कर सकता और इसी तरह से मतलब उसके लिए मेरिट पे आना भी मुश्किल होगा। तो इस तैयारी किस तरह से की जाए, तो आप अगर स्टूडेंट है तो तब भी आप अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी से जॉब करना चाहते हैं या डिग्री हासिल कर लिया, नेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो तब भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग या मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। तो सबसे मेन सिलेबस है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक वन पेपर जॉब के लिए 16 या 17 ग्रेड की जॉब को एक्वायर करने के लिए, या एम्प्टी टेस्ट जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसका, CSS का, और यहाँ PMS की तैयारी कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए भी ये तकरीबन ये जो सारी डिमेंशंस है इसको कवर करना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की जियोग्राफी, क्योंकि हम किसी भी जॉब को अगर करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के, उसमें पाकिस्तान के रिलेटेड यानी अपने कंट्री के रिलेटेड हर चीज़ किसी भी लिहाज से पूछ सकता है। उसकी पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो तमाम पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको पोर्शन वाइज हमने डिवाइड कर लिया है। तो इन पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स हैं, इनकी क्या करेंगे, सेपरेट आप लोगों को क्या करना पड़ेगी, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अब ये सबसे बेहतर है कि आप खुद अपनी नोट्स मेकिंग कर लें, या अदरवाइज़ क्या करें, कुछ बुक्स ले लें और थॉरली इसको रीड करें, ना कि यानी मतलब वन लाइनर जो होते हैं, हमारे पास नोट्स होते हैं या फिर हम करते हैं MCQs वाली बुक्स होती हैं, तो उनसे हमारी प्रेपरेशन अच्छे से नहीं हो सकती और ना ही हम मेरिट पे किसी भी पेपर में आ सकते हैं। जॉब के लिए जो पेपर रिटर्न देते हैं उसमें मेरिट पे आ सकते हैं, क्योंकि पास तो करना इजी होता है, 50-60 मार्क्स ले लें, लेकिन जो जितना अब कंपटीशन है उसके लिए क्या होगा कि तकरीबन 80 या 90 मार्क्स हमें मस्ट स्कोर करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसी लिहाज से मैं बताती हूँ कि आप किन किन चीज़ों की वो प्रेपरेशन करें और कैसे स्टार्ट करें, किन किन टॉपिक को कवर करें, तो ये और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। दैन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान जियोग्राफ़ी। पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी में बेसिकली जिन चीज़ों को देखना पड़ेगा वो है माउंटेन्स कितने हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं और उनकी हाईएस्ट पीक क्या हैं। जैसे मैं बात करती हूँ हिमालय रेंज, ये कहाँ से, नेपाल से स्टार्ट होती है और अफ़गानिस्तान तक जा रही है, स्प्रेड की हुई है। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, तो हिमालय रेंज की, और वो कहाँ पर है, नेपाल में है। लेकिन इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक या वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक वो क्या है, K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और वो कहाँ है, वो पाकिस्तान में है। और किस रेंज में है, हिमालयन रेंज में है। इसके अलावा अगर कोहे हिंदकुश की बात करें, कोहे हिंदकुश भी एक माउंटेन रेंज है जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तिरचमेर। तो इसके अलावा भी बाकी जो रेंजेस है उनको भी तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट उनकी हाईएस्ट पीक के बारे में, रिवर्स के बारे में, जैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिवर क्या है, इंडस रिवर है, जिसको पाकिस्तान का नाइल भी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग लेक्स को अगर देखा जाए तो पंजाब में लेक्स हैं, सिंध में लेक्स हैं, बलूचिस्तान में है, GB में है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। GB इट मीन्स गिलगित बल्तिस्तान। डैम्स की बात करें, डैम्स को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तरबेला हो गया, मंगला डैम हो गया, ये कब कंस्ट्रक्शन इनकी हुई थी और ये किस तरह से ये इनको फंड किया गया था, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर। इसके बाद बराजिस के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, पासिस के बारे में, खंजरा पास, बुलान पास। इसके बाद पोर्ट्स के बारे में, जैसे कराची पोर्ट है, पिसनी पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट्स है, और ये हमने कहाँ से बाय की थी, किस कंट्री से के साथ हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर इसके बाद मोटर्स वेज के बारे में, मोटरवेज, लेट्स सपोज जैसे हम M1 की बात करते हैं, M1 मोटरवे ये क्या करती है, पेशावर को कनेक्ट करती है किससे, इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के साथ लिंक करती है। इसके बाद M2 मोटरवे वो क्या करती है, इस्लामाबाद से लाहौर को कनेक्ट करती है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, उनकी डिवीजन कितनी है, हर प्रोविंस में कितनी डिवीजन बन रही है, टोटल डिवीजन कितनी है, तो इसके बारे में मेनली पता होना चाहिए। इसके बाद अगर जियोग्राफी में बात करती हैं तो पाकिस्तान के नेशनल गेम क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल डे क्या है, जैसे 23 मार्च है। उसके बाद नेशनल वेजिटेबल क्या है, नेशनल पोइट क्या है, अल्लामा इकबाल। तो ये पाकिस्तान के जियोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें
तो पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान हिस्ट्री से पहले भी हमें कुछ पोर्शन कवर करना पड़ेगा। किसकी हिस्ट्री? सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, कि सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से मतलब इस्लाम फैला, कैसे मोहम्मद बिन कासिम अरब से आए और कहाँ तक इन्होंने इस्लाम फैलाया, क्या क्या रूल्स एंड कल्चर अपनाए और किस तरह से वो कल्चर मतलब एक्सटेंड होते गए। इसके बाद अगर बात करें तो फिर शहाबुद्दीन गोरी कैसे आए, फिर इसके अलावा महमूद गजनवी किस तरह से इस सब कॉन्टिनेंट में आए और कैसे 5 डायनेस्टीज़ बनी। अक्सर हमने बात सुनी है कि सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 200 से ज़्यादा मुसलमानों ने हुकूमत की है। तो वो कौन थे? वो यही 5 जो मेन डायनेस्टीज़ थी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टीज़, तो ये सारी 5 डायनेस्टीज़ थी सब। और स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी और उसके जो वो थे हुक्मरान थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका मीनार अभी भी लाहौर में अनारकली में है। तो इसके अलावा उनको कवर करना पड़ा। इन डायनेस्टीज़ के बाद फिर जिस तरह से मुग़ल आ गए थे, मुगलिया दौर हुकूमत चला है। मुगलिया दौर हुकूमत बेसिकली बिलोंग करता है उससे चंगेज़ खान से। चंगेज़ खान के मतलब चंगेज़ खान से, उसके बाद तैमूर और उसके बाद ये बाबर और हुमायूं आए हैं। और बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब। तो मुगलिया ख़ानदान के बाद जब उनका डाउनफॉल हुआ है तो फिर ब्रिटिशर्स आए हैं, अंग्रेज़ आए हैं। तो उन्होंने तकरीबन उनकी डोमिनेंस हो गई सब कॉन्टिनेंट में। तो ये देखते हैं जब ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके थे किस में, सब कॉन्टिनेंट में, तो उसके बाद किस तरह से मतलब पाकिस्तान हिस्ट्री के लिए स्ट्रगल की गई है, वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की गई है। तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर डिवाइड करें तो प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बेसिकली एक तो मेन हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फिर इसके बारे में बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसको भी कवर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी कवर करना पड़ेगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत डिले बना था, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत डिले, तकरीबन 9 ईयर लग गए थे। तो मतलब इसके डिले होने की क्या रीज़न थी, कौन सी हर्डल्स जिनकी वजह से इतना डिले हो गया, तो ये भी आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस की, तो ये हम लेते हैं तकरीबन जो इंडिपेंडेंस वार हुई थी 1857 ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, तो उसके बाद की बात करते हैं। तो ये वार हुई थी बेसिकली, तो क्या किया था, जितने भी हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों के ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि जो रीज़न करार दिया मुसलमानों को दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुओं के जो रिलेशंस हैं वो अंग्रेज़ों के साथ अच्छे बिल्डअप हो जाए और फिर क्या किया, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए उसके में एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसके बाद जिस तरह से उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी के बाद फिर इस पर स्ट्रगल किया किसने? सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही हैं। तो जैसे उन्होंने बुक्स लिखी, फिर उन्होंने रसालास लिखे, इंस्टीट्यूशंस बनाए, अलीगढ़ मूवमेंट चलाई, क्योंकि उन्होंने फिर अपने बुक्स में या जो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई उसमें उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि सारा जो 1857 की वार हुई है उसमें सिर्फ मुसलमानों का ही रोल नहीं है, बेसिकली हिंदू भी इंक्लूड थे, या ये एक कंस्पायरेसी चल रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी। तो इसके बाद देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस से किस तरह से फिर मुस्लिम लीग किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, 1906 में हुई थी। इसके बाद लखनऊ पैक्ट के मतलब क्यों और क्या मतलब रीज़न थी। फिर इसके बाद हिजरत मूवमेंट कब से कब तक चली, साइमन कमीशन का क्या रोल है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, जैसे 1930 में, 31 में और 1932 में हुई। फिर खुतबा इलाहाबाद जैसे हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन हुई 1940 में। तो ये सारी ही प्री इंडिपेंडेंस से पहले की क्या है स्ट्रगल है, जिनको कवर करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान के रिलेशंस बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन करती है, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से उसके रिलेशंस को मतलब हम वो करते हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करवाते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के रिलेशंस नेबरिंग कंट्री के साथ ये आपको प्रिपेयर करना होंगे। नेबरिंग कंट्री कौन सी? चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। इंडिया के साथ अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद इशू, सबसे मेन इशू रीज़न जो है वो है मसला कश्मीर की वजह से। अफ़गानिस्तान के साथ जो ड्यूरल लाइन का इशू बना, अब इसीलिए अभी तक मतलब दोनों प्रोविंसेस के दरमियान जो रिलेशन जो हैं वो स्टेबल नहीं है, अप एंड डाउन जाते रहते हैं। ईरान के साथ फिर हमारे रिलेशंस कैसे हैं। इसके बाद अगर अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, जैसे अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं, टर्की के साथ कैसे हैं। तो ये इसके अलावा इनके रिलेशंस पाकिस्तान को देखा जाएगा मिडल ईस्ट के साथ, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, ओमान,
इन सब के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में के जितनी भी इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ की मेंबरशिप कब ली थी फिर पाकिस्तान ने, फिर सार्क के बारे में, फिर ILO के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के साथ रिलेशन कैसे हैं, SCO के साथ क्या रोल है, फिर FATF के साथ क्या रोल है, फिर इसके बाद ECO भी है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ पाकिस्तान के क्या रिलेशन ताल्लुकात हैं और इसमें क्या रोल है पाकिस्तान का। OIC के बारे में, यूनेस्को के बारे में, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सीटो के बारे में, सेंटो के बारे में, इसमें तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन का भी देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कब कब बनी और इसमें और पाकिस्तान ने कब कब इनको ज्वाइन किया। और इसके अलावा ये भी हमें पता चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थे जिनमें से यानी पाकिस्तान ने जिनको क्विट कर दिया था, जैसे सीटो सेंटो को क्विट कर दिया था, तो क्या रीज़न रही थी इसके बारे में, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद इन सबको प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो मेन पार्ट्स है तकरीबन 20 से 10% तो मस्ट है, 15 से 20%, तो वो तकरीबन बनता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर में बेसिकली क्या आते हैं कि जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल बड़े बड़े वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, तो इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अब किस पोस्ट पर कौन सा है वो पर्सन वो कर रहा है, रूल कर रहा है। और इसके अलावा बड़ी जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके PM या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी इस टाइम पर कौन कौन हैं, तो वो तकरीबन आपको पता होना चाहिए। जैसे हम करते हैं उसका ईयर के अकॉर्डिंग या मंथ वाइज करते हैं, या 2 ईयर के अकॉर्डिंग, या मैक्सिमम 5 ईयर तक का पता होना चाहिए, या फर्स्ट कौन था, थर्ड कौन था, उनकी नंबरिंग का रैंक का भी पता होना चाहिए। इसके बाद कंट्रीज़ में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं, डीलिंग हुए हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं जो कंट्री की या नेशनल या इंटरनेशनल, उनके बारे में पता, उनके जो वर्क होता है उनके बारे में पता होना चाहिए। या फेमस पर्सनैलिटी की डेथ वगैरह होती है या कोई वो वर्क परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो और मेजर इवेंट्स में ज़्यादातर उसके बारे में पता होना चाहिए कि जिस तरह से मतलब हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डिज़ास्टर आते हैं, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। या कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट PM वगैरह ने जहाँ जहाँ विज़िट किया हो, उन विज़िट का पर्पस भी पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। करंट अफेयर में ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को हो गया, फिर इसके बाद अगर बात करते हैं UNO में बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल या सेक्रेटरी कौन थे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर लॉज वगैरह के कौन कौन से लॉज बन रहे हैं या बन चुके हैं या ख़त्म हुए हैं, तो उनकी क्या रीज़न थी, कौन कौन से बने हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। या दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, करंट अफेयर में आ जाता है। इन करंट अफेयर में इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या रखना है, मद्देनज़र रखना है। इसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेसिकली वैसे तो हमें बहुत ये ब्रीफ वो लग रहा होता है, पोर्शन लग रहा होता है, बट इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले बेसिक बात करते हैं सेंटेंस की टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसके टाइप्स में भी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चर के बारे में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है या स्ट्रक्चरिंग के बारे में। फिर टेंसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, उनकी टाइप्स, एडजेक्टिव, कंजंक्शन वगैरह। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमें इन डिटेल क्या करना पड़ेगा, कवर करने पड़ेगा। जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, इसकी एडजेक्टिव की डिग्री भी किस तरह से यूज़ होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह भी है। कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर एंटोनिम है, सिनोनिम्स का पोर्शन भी है इसमें। इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह। तो ये सारा ही इंग्लिश में बेसिक चीज़ें हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो वो एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस बेसिकली बिलोंग करता है ये फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। जैसे कि ये, लेकिन इनको जो हमने मैट्रिक में किया होता है, FSC में या एक स्टूडेंट्स कर चुका होता है, अगर उन्हीं बुक्स को क्या किया जाए, दोबारा से गो थ्रू कर दिया जाए, तो ये जो पोर्शन है ये कवर हो जाता है। जैसे फिज़िक्स के लॉज होते हैं, ग्रेविटेशनल लॉज वगैरह, न्यूटन लॉज वगैरह, उनके बारे में पता होना चाहिए। डेंसिटी वगैरह का यूनिट, ये वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें। और इसके बाद सोलर सिस्टम का आइडिया होना चाहिए, उसमें प्लैनेट का आइडिया होना चाहिए। सोलर सिस्टम में भी काफ़ी चीज़ें, ये मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, कवर करता है काफ़ी चीज़ें। जैसे काफ़ी प्लैनेट्स हैं, मरकरी होगा, नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया, तो मतलब बड़ा कौन सा है और कितने किस, और एक इनमें
एक डे कितने उसका होता है, आवर का होता है, या एक रेवोल्यूशन कितने मतलब मंथ या ईयर्स की बनती हैं। तो ये काफ़ी इसमें से क्वेश्चन मतलब आते हैं इसमें एफपीएससी या पीपीएससी के रिलेटेड जो भी जॉब होती है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सबसे बड़ी बोन क्या है, छोटी बोन क्या है, और कितनी बोन्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन का वो ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितना वो एक उसमें लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद मैटर्स की बात करते हैं। मैटर्स इस तरह से केमिस्ट्री के रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर में वो कवर की जाती है, उसकी काफ़ी लेयर्स हैं, उनके बारे में कवर किया जाता है। फिर साइंटिस्ट के बारे में, जो मेन साइंटिस्ट हैं, जो मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके साइंटिस्ट के बारे में बात की जाती है, या सब्जेक्ट के जो इतने भी साइंटिस्ट हैं उसके बारे में बात की जाती है। इसके बाद मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन है। मैथमेटिक्स के पोर्शन में बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करना होंगे, रेट्स, रेशो, परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें एक और ऐड कर लें कि अलजबरा के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें किसी भी अननोन वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू हमने क्या करनी पड़ती है, फाइंड करना पड़ती है। इसके बाद आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं। आईक्यू के क्वेश्चंस जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है नीचे। बेसिकली मैंने ये पहले भी वीडियो की थी, बट मेरे से खुद ही वो बाद में अपलोड करने से पहले ही डेल हो गई थी। तो जैसे ले लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25, ये एक सीरीज़ चली है, और इधर पूछा जाएगा कि आगे वाला नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ऑटोमेटिकली ये 6 का स्क्वायर जो होगा वो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नंबर होगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 6 × 6 = 36। तो इस तरह के IQ के क्वेश्चन आ सकते हैं, सीरीज़ में आ जाएँ तो, या सीक्वेंस में आ जाएँ तो उनको कवर करना पड़ता है। LCM या HCF के रिलेटेड वो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ज्योमेट्री शेप्स, ज्योमेट्री की जितनी भी शेप्स हैं, लेट्स वो ये पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इसके अलावा सर्कल है, सिलेंडर है, तो इनके एरिया के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, एंगल्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, और जितने भी डिस्टेंस वगैरह या पेरीमीटर के अकॉर्डिंग भी इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को मैथ में कवर किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में बात करते हैं इस्लामिक स्टडी की। इस्लामिक स्टडी में बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले कि हमें जितने भी मशहूर अंबिया हैं तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं से तो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, मतलब दुनिया का। तो जैसे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उन पैगम्बरों के बारे में पता होना चाहिए, उनके दौरे हुकूमत के बारे में पता होना चाहिए, उनके पेशे यानी वो कौन कौन सा काम करते थे उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, उनके ऊपर कौन सी बुक्स अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनकी उम्मतों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे पूछा जा सकता है कि जो कौम समूद थी वो किस अंबिया की कौम थी, किस नबी की कौम थी, तो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। अगर बात करें कौम आद किसकी थी, तो वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। और उन उम्मतों में जो वाक़यात हुए थे उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें तो नमरूद का किस्सा जैसे हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में। और इसके अगर बात करें इसके अलावा जैसे ऊँटनी का किस्सा वो किस पैगम्बर से रिलेटेड है, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। और उन कौमों पे कौन कौन से अज़ाब भी नाज़िल है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब नाज़िल हुआ, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई और उसके बारे में क्वेश्चन। फिर नबूवत का पहला दौर कैसा था, फिर उसके बारे में नबूवत के बाद का दौर कैसा था उसके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों ने अच्छे से रेडी करना है उनको। फिर मक्की दौर कैसा गुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर मदनी दौर यानी हिजरी दौर कैसा था और उसमें कौन कौन से गज़वात हुए। गज़वात कहते हैं ऐसी जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो, उनको बोलते हैं गज़वा। और सरिया ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गाइडलाइन दी हो, इंस्ट्रक्शन दी हो, लेकिन खुद शिरकत ना की हो, तो उसको कहते हैं सरिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में पता होना चाहिए। फिर सहाबा कराम के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे सहाबा कराम के बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सहाबा कराम से क्या हैं रिलेटेड हैं। खुलफाए राशिदीन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान, हज़रत अली, तो इनके बारे में क्या होना है पता होना चाहिए। जिस तरह से और कौन कौन से लाज या कानून नाफज किए, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक ने ये जज़ा व सज़ा, जैसे जेल का निज़ाम किन्होंने दिया, हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया। जैसे उशर या फ़दिया वगैरह किन्होंने वो लगाया, तो वो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने लगाया। तो इसके बाद आपको उमैया दौरे हुकूमत का अच्छे से पता होना चाहिए, या आप लोगों को वो रेडी करें
बातें। उसके बाद अब्बासिया दौर हुकूमत का पता होना चाहिए, रूमी सल्तनत के बारे में, उस्मानिया दौर हुकूमत कब से कब तक चला और क्यों इसका डाउनफॉल हुआ। इसके बाद कुछ इस्लामी अकायद जो हम तकरीबन 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक कवर करते हैं, इस्लामी अकायद जिसमें रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज कब कब ये मतलब लागू हुए, कब कब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। जैसे 2 हिजरी को ये सारे, जैसे ईदैन है वो भी 2 हिजरी को हुई। इसके बाद ज़कात है वो भी 2 हिजरी को हुई। हज 9 हिजरी को 9 हिजरी को मतलब इसका हुक्म आया। इसके बाद हुकूक़ुल्लाह के बारे में पता होना चाहिए, हुकूक़ुल बाद के बारे में पता है। बेसिकली ज़्यादा जो औरतों के हुकूक़ हैं उनके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर इस्लामी शरिया के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से कानून या रूल्स हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो हमने इस्लाम के नाम पर बनाया लेकिन वो अच्छे से फॉलो नहीं किए जा रहे। जैसे अगर बात की जाए तो जैसे बात की जाए तो जो है वो क्या कहते हैं उनको, ज़िया है जो पाकिस्तान का यानी प्रेसिडेंट है ज़ियाउल हक, उन्होंने इस्लामी शरिया नाफिज़ किया था पाकिस्तान में बहुत मतलब उसको डीपली। तो फिर कुरानी मालूमात के बारे में पता होना चाहिए। कुरानी मालूमात में जैसे कौन कौन सी सूरत बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सूरत में किस ज़िक्र है, कौन सी सूरत किस नंबर पर है, कौन सी सूरत में जैसे ये किस के नबी का किस्सा आया, किस जैसे कहा जाता है सूरह यासीन को क्या कहा जाता है, कुरान का दिल कहा जाता है। जैसे फिर सूरह फातिहा क्या है, ये जन्नत का दरवाज़ा है। और कौन सी सूरत ऐसी है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, वो भी सूरत फातिहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कुरानी मालूमात के बारे में। फिर इस्लामी जज़ा व सज़ा के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो इस्लामी पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने रेडी करना है उर्दू का पोर्शन। तो उर्दू पोर्शन में उर्दू ग्रामर के रिलेटेड आप लोगों को अच्छे से क्लियर करनी है उर्दू ग्रामर। इसके बाद मुहावरे जो होते हैं फेमस, गज़ल, नज़म, यानी इसमें आ सकता है कि ये गज़ल का मीनिंग क्या है, नज़म के मीनिंग, या कोई नज़म आ सकती है किस शायर ने लिखी हुई है, या कोई गज़ल का शेर आ सकता है ये किसकी गज़ल है। इमला के बारे में जैसे हमारे पास वो आते हैं कुछ सेंटेंस आते हैं, जुमले आते हैं, उनकी करेक्शन करनी होती है। फिर मशहूर शायर और उनकी शायरी के बारे में पता होना चाहिए, उनकी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, अफसाने उन्होंने कौन कौन से लिखे, मुकालमे वगैरह का पता होना चाहिए। जैसे उसके बारे में पूछ सकते हैं अल्लामा इकबाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर तक मीर हैं, या इब्ने बतूता है। जैसे ज़मीन गोल है वो किसकी तसनीफ़ है, वो इब्ने बतूता की है। इसके बाद अगर बात की जाए जिस अल्लामा इकबाल की, जैसे बांगे दर हैं, फिर बाले जबरील है, ज़रबे कलीम है, और इसके बाद इन्हों की यानी कौन कौन सी फ़ारसी का मजमुआ था इनकी, कौन कौन सी जो शायरी है। तो शिकवा है, जवाब शिकवा है। तो अच्छे से अल्लामा इकबाल को कवर है क्योंकि हमारे ये नेशनल पोइट हैं। या फिर हम बात करते हैं जैसे हमारा जो नेशनल वो है एंथम है, कौमी तराना है, वो किसने लिखा था, हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, और उनकी किस बुक से लिया गया है, जैसे चिरागे सहर से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में अच्छे से डिफरेंट जो फैज़ अहमद फैज़ हैं इसके बारे हमारे शायर हैं। तो इन तमाम जो मेन शायर हैं उनको अच्छे से सेपरेटली कवर किया जाए। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में बेसिकली वही चीज़ें आती हैं जो पाकिस्तान की जियोग्राफी में आते हैं या पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आते हैं। तो जनरल जियोग्राफी में जैसे मेन दुनिया के अंदर जितनी भी सिविलाइजेशन है उनका कल्चर था, ये सारा कुछ उनके बारे में पता है। या दुनिया के अंदर जितनी भी अब कंट्रीज़ हैं उनके पीएम प्रेसिडेंट उनके बारे में, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पता है, जैसे नेल्सन मंडेला है, अब्राहम लिंकन है। तो जैसे ये इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। हाईएस्ट पीक्स दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्या है, अगर देखा जाए तो वैसे तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या है, बुर्ज खलीफा है। इसी तरह स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे बाबुल मंदब है स्टेट है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। तो या फिर इसके बाद डेजर्ट्स के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, कहाँ पर है, उनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अफ्रीका में है, रिवर्स के बारे में पता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर्स क्या है। फिर वर्ल्ड वार जितनी भी जंगें हुई हैं उनके बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड वार 1 है, इसकी रीज़न क्या थी, क्यों हुई थी और कब से कब तक चली है। तकरीबन 1911 से लेके ये 1918 तक चली है। फिर वर्ल्ड वार 2 कब से कब थी, 1939 में, 1945 से जब अमेरिका ने क्या किया, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, कहाँ किया था, जापान पे किया, किस सिटी हिरोशिमा नागासाकी में, कौन से वहाँ पे मतलब एटॉमिक बम यूज़ किए थे, लिटिल बॉय एंड फैट बॉय, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोल्ड वार का इरा किस तरह कब से कब तक था। या दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स है, नेटो है, ये सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। इसके बाद अगर SCO है तो ये इन आसियान हैं, तो ये मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए और इनके PM या उनके सेक्रेटरी के बारे में पता होना चाहिए। फिर गेम्स के बारे में, वर्ल्ड गेम्स है, जैसे ओलंपिक्स गेम होती हैं बहुत फेमस है, जिसमें
ये विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, तो बड़े बड़े स्पेसिस या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी मतलब करंट डेवलपमेंट्स है जीके के बारे में, आप लोगों को ये काफ़ी चीज़ें कवर करता है, तो ये सारी ही आपको कवर करना पड़ेगी। तो इससे ही क्या हो सकता है, एक अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर तो मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इनके जितने भी पोर्शन हैं इनको डीपली बता सकें कि कौन कौन सी डिमेंशंस बनती है, जनरल नॉलेज में कौन कौन सी डिमेंशंस बनती है, उनको किस तरह से कवर किया जाए, या फिर इस्लामिक स्टडी की बात करें या मैथ की बात करते हैं तो किन किन पोर्शन को कैसे कैसे उनके क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे किया जाए। और इन तमाम डिमेंशंस को अच्छे से रेडी करने के बाद या उनकी नोट्स मेकिंग करने के बाद फिर आप लोग क्या करें, कर सकते हैं पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, या जितनी भी मार्केट में कोई सी भी बुक ले लें अवेलेबल होती हैं तो उनसे क्या कर सकते हैं, MCQ बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो सके कि हमारी प्रेपरेशन का लेवल क्या है। तो इसी तरह से, क्योंकि पास होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो हमारा अगर मेरिट पे आए तो वो तकरीबन 90 या 80 प्लस स्कोर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब को एक्वायर करने के लिए। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।